हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राबिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। इसमें हम एनसीईआरटी को सीक्वेंस में कंसेप्ट वाइज रोमन इंग्लिश में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हमारी बायोस्फीयर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब सब अलग अलग दिखते हैं। तो हमारे माइंड में एक जो बेसिक क्वेश्चन है वो आता है कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल से बने होते हैं। जब हम अर्थ या टिश्यू या एनिमल टिश्यू या माइक्रोबियल पेस्ट का एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट देखने को मिलते हैं। अगर वही एनालिसिस हम अर्थ क्रस्ट में यानी नॉन लिविंग मैटर पर करें तो हमें वहाँ भी सेम एलिमेंट देखने को मिलते हैं। जब मतलब एलिमेंट के लेवल पर लिविंग और नॉन लिविंग सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस एब्सोल्यूट प्रेजेंस का नहीं बल्कि रिलेटिव अबंडेंस का होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है देन अर्थ क्रस्ट से, और अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन और सिलिकॉन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बन बेस्ड, उनको कहा जाता है ये कार्बन बेस्ड है। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, और इसके लिए हमें केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, किसी भी लिविंग टिश्यू को लेकर उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड किया जाता है, जिसे टीसीए कहते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। उसके साथ ग्राइंड करते हैं और एक थिक स्लरी बनती है, और इस स्लरी जो बनती है इसको क्लोज शीथ चीज़ क्लॉथ या कॉटन से फिल्टर करते हैं। ठीक है, और दो फ्रैक्शन हमें देखने को मिलते हैं, एक एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन और एक एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। पहले होता है एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, जैसे फिल्ट्रेट भी कहते हैं। इसमें छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड और विटामिन्स, और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 18 से 800 डाल्टन होता है एसिड सोल्यूबल पूल का। दूसरा है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन या पूल, जिसे रिटेंटेट भी कहते हैं। इसमें बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। साइंटिस्ट ने एसिड सोल्यूबल पूल में हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी आइडेंटिफाई किया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम प्रूफ देखें कि हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं या नहीं, इसका प्रूफ देखने के लिए हमें ऐश टेस्ट किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, इसलिए एक डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सबसे पहले टिश्यू का वेट वेट लिया जाता है, पहले उसे ड्राई किया जाता है, फिर सारे पानी को एवेपोरेट किया जाता है और जो बचता है उसे ड्राई वेट कहते हैं, और ड्राई वेट को कम्प्लीटली जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होते हैं वो उड़ जाते हैं हवा में, और जो लास्ट पर सॉलिड बच जाता है उसे कहते हैं ऐश। और ऐश के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फेट, सल्फेट जैसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इससे क्लियर होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड पाए जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, अब ये पढ़ते हैं हम। लिविंग टिश्यू में मिलने वाले सारे कार्बन बेस्ड कंपाउंड को बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेस में क्लासीफाई किया है बायोमॉलिक्यूल को। अमीनो एसिड अगर हम देखें, अमीनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक बनते हैं। इनमें अमीनो ग्रुप पाया जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और वेरिएबल ग्रुप होता है। वेरिएबल ग्रुप जो होता है इसी की वजह से नया अमीनो एसिड बनता है। वेरिएबल ग्रुप पर कौन सा ग्रुप लगा है इसके बेस पर प्रॉपर्टी जो होती है अमीनो एसिड की वो चेंज होती है। और ये सारे जो ग्रुप हैं, कार्बोक्सिल, हाइड्रोजन ग्रुप, अमीनो ग्रुप, आर ग्रुप, ये सारे जो होते हैं अल्फ़ा कार्बन से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें अल्फ़ा अमीनो एसिड कहा जाता है। सिर्फ 20 अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन में पाए जाते हैं। आर ग्रुप के बेसिस पर अमीनो एसिड जैसे बेसिक, न्यूट्रल, एरोमेटिक होते हैं। अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक फीचर है जो ज्विटर आयन फॉर्म बना सकते हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसे कहते हैं ज्विटर आयन फॉर्म। अगर हम लिपिड को देखें, लिपिड जनरली वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, जिसमें सिंपल लिपिड्स में फैटी एसिड होते हैं और जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ठीक है, फैटी एसिड जो होते हैं सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी। ग्लिसरॉल के साथ मिलकर दोनों मोनो एंड डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड भी बनाते हैं। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये कम होता है, फैट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फॉस्फोलिपिड जैसे लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेसिस में एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल होते हैं। जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट भी जुड़ जाता है। शुगर, बेस और फॉस्फेट अगर तीनों जुड़ जाते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए सिर्फ न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं और ये जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं।
अब हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली काम आते हैं, जैसे अमाइनो एसिड, शुगर, लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ये प्लांट्स, फंजाई और माइक्रोब से मिलते हैं, जैसे एल्कलॉइड, एंटीबायोटिक्स, रबर, पिगमेंट्स और स्पाइसेस। इनका रोल हमेशा क्लियर नहीं होता, लेकिन ये हमारे ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है मतलब इनका फंक्शन नॉन है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फंक्शन नॉन नहीं है कि ये प्लांट में क्या काम करते हैं, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब है बायोमोलिक्यूल। एसिड सोल्यूबल पूल में छोटे मालिक्यूल होते हैं जिन्हें माइक्रो मालिक्यूल कहते हैं, और एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में बड़े मालिक्यूल होते हैं जिसे मैक्रो मालिक्यूल या बायो मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड इन्हें ट्रू मैक्रो मालिक्यूल कहा जाता है। और लिपिड होने के बावजूद जो मेम्ब्रेन का पार्ट होता है लिपिड के अंदर, ये वेसिकल बना लेता है, इसलिए जो लिपिड होता है ये इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में हमें देखने को मिलता है, जबकि ये ट्रू मैक्रो मालिक्यूल नहीं है लिपिड। ठीक है। अब है प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं, यानी अमाइनो एसिड की लॉन्ग लीनियर चेन से बने होते हैं। और अमाइनो एसिड में अमाइनो एसिड जो होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होते हैं क्योंकि इनमें डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनते हैं। कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसलिए फूड से लेने पड़ते हैं, उन्हें कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब है कोलेजन। कोलेजन जो होता है एनिमल वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, जिसे रूबिस्को जो होता है ये पूरी बायोस्फीयर का अबंडेंट प्रोटीन है। ठीक है। अब है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ शुगर होते हैं, जो सेल्यूलोज होता है ये प्लांट की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है। और स्टार्च जो होता है प्लांट में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। ग्लाइकोजन जो होता है एनिमल में एनर्जी स्टोरेज के लिए होता है और हाईली ब्रांच्ड होता है ग्लाइकोजन। काइटिन आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में देखने को मिलता है। अब है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की तीन पार्ट होते हैं, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट। वो क्या बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर देखने को मिलता है और आरएनए में राइबोज शुगर देखने को मिलता है। डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज में मदद करता है। अब है प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है 4 डिफरेंट लेवल पर हमें समझना पड़ता है। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है अमीनो एसिड के सीक्वेंस देखने को मिलती है इसमें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा ब्लेटेड शीट होती है इसके अंदर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर जिसे 3D फोल्डिंग भी कहते हैं, और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है। और क्वाटनरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर 4 सब यूनिट पाए जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर देखने को मिलता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। अब है एंजाइम। एंजाइम मोस्टली प्रोटीन होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। कुछ आरएनए एंजाइम को राइबोजाइम भी कहते हैं। एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट होती है जो जहाँ सब्सटेंस बाइंड करता है। विदाउट एंजाइम रिएक्शन बहुत स्लो होती है, लेकिन अगर एंजाइम होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है। अगर हम मैकेनिज्म देखें एंजाइम के एक्शन का, सबस्ट्रेट जो होता है एक्टिव साइट पर बाइंड करता है और एंजाइम अल्फा शेप अपना शेप जो होता है ये चेंज करता है, बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म होते हैं और प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर और सबस्ट्रेट जो होते हैं ये कंसनट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन ये तीनों अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। हर एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पर काम करता है, और हाई टेम्परेचर पर एंजाइम जो होते हैं ये डीनेचुरेशन हो जाता है इनका। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है सबस्ट्रेट जैसा ही दिखता है और एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करके और रिएक्शन को स्लो कर देता है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें एंजाइम की, एंजाइम को 6 क्लासेस में बांटा गया है। सबसे पहले हैं ऑक्सीरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएजेज, आइसोमेरेजेज एंड लाइगेज। ठीक है। अब हम देखें कोफैक्टर। कई एंजाइम के साथ कोफैक्टर चाहिए होते हैं। एपो एंजाइम और कोफैक्टर मिलकर एक्टिव एंजाइम बनाते हैं। और कोफैक्टर 3 टाइप के होते हैं, जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटलाइंस। कोफैक्टर के बिना एंजाइम एक्टिव नहीं होते। ठीक है। तो ये आपको पॉडकास्ट अगर हेल्पफुल लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।